सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज नया चैप्टर चालू करेंगे हम विद्युत धारा क्लास 10th वालों का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको जो चीज़ लगे लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो इस चैप्टर में विद्युत धारा, देखो इसका डेफिनेशन होता है आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो पहले बात ये करते हैं कि पहले आवेश होता क्या है। आवेश प्रवाह तो होगा, तो पहले आवेश के बारे में जान लेंगे तब ना आवेश प्रवाह के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें लगाइए आप आवेश हेडिंग। आवेश, ये आवेश आखिर होता क्या है। जिसे हम लोग बचपन में एक खेल खेलोगे, जिसे हम पेन या पेंसिल को अपने बारों में से रब करते थे और फिर उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते थे। तो क्या करता था, उसको आकर्षित कर लेता था। अर्थात हमारी ये जो हम रब करते थे, मतलब रगड़ते थे, तो ये जो हमारी पेन थी वो आवेशित हो जाती थी, ठीक है। नहीं तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, कंघी करने के बाद जैसे ही कंघी हमारे फेस से जाती है तो उस पर क्या होता है, वो छोटे छोटे जो रोमे होते हैं फेस पर, उसको आकर्षित करने लगता है। तो वो कंघी जो होती है वो आवेशित हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ उदाहरण के लिए ये हमारे पास एक कंघी है और जब इसको हम घर्षण बल या कह सकते हैं हम बालों में जब रब करते हैं तो ये क्या करता है, जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाते हैं तो इसमें एक ऐसा गुण आ जाता है कि कंघी कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो ये आवेशित हो जाती है, ये आवेश के कारण होता है। या आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई तो चार्जिंग पर लगाते हैं हम मोबाइल को, तो उसमें लिखता है चार्जिंग, मतलब चार्जिंग इंग्लिश में बोलते हैं आवेश, चार्ज को बोलते हैं आवेश। तो हमारे मोबाइल की बैटरी क्या होती है, वो चार्ज होने लगती है, उसी को हम आवेश कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आवेश क्या होता है। तो आवेश का डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, देखिए किसी वस्तु का गुण है, ठीक है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण एक वस्तु, मान लेते कंघी कोई है एक वस्तु और कागज़ क्या है दूसरी वस्तु, तो एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, इसी को हम कहते हैं आवेश, ठीक है। समझ में आ गया आवेश क्या होता है। अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धन आवेश। धन आवेश, देखिए राइटिंग बहुत बुरी है बट कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। और आवेश को एक और पॉइंट लगा कर लिख लो। आवेश को देखो हम छोटा क्यू से भी दिखाते हैं और बड़ा क्यू से भी दिखाते हैं। तो कह सकते हैं कि आवेश को हम क्यूब से प्रदर्शित करते हैं, छोटा या बड़ा दोनों क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो आप लोग ऐसे नोट्स बनाते रहिए। फिर उसके बाद इसके मात्रक की बात करते हैं। अगला हेडिंग लगाओ मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो इसका मात्रक यहाँ पर हम ज़्यादातर यूज करेंगे कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। और एम्पियर सेकेंड भी होता है, तो लिख लीजिए एम्पियर सेकेंड, कूलाम या एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और आवेश दो प्रकार के हो गए। अच्छा एक और पॉइंट लगाओ, दो समान प्रकृति के आवेश, प्रकृति मतलब चिन्ह को दर्शाता है, जैसे दो धनात्मक आवेश, ठीक है, दो ऋणात्मक आवेश। तो दो समान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हों तो इसमें क्या, दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। दो समान आवेशों में, जैसे हमारे पास एक धन आवेश है, ये भी एक धन आवेश है, तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। जैसे दो नेगेटिव चार्ज रहेंगे तो भी हमारे पास क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो हम कह सकते हैं दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, या दो समान प्रकृति के आवेश से दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिए, अगला पॉइंट में लिखिए दो विपरीत प्रकृति के, मतलब दो विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो आवेश और एक निगेटिव हो आवेश, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे अपने में, ठीक है। एक दूसरे में आकर्षण बल लगता है, कह सकते हैं आप कि जो दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या दो विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण बल लगता है, ठीक है। एक मान लो हमारे पास निगेटिव चार्ज है और दूसरा मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए ये सब बेसिक से आपको नहीं आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए हम तो आपको बता रहे हैं। तो दो समान प्रकृति के आवेश में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, और दो विपरीत प्रकृति के आवेश में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और इसकी हो गई, एम्पियर हो गया, सेकेंड हो गया, बाकी और क्या पॉइंट कुछ छूटा। चलिए आवेश हो गया। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेश के बारे में, लगभग सभी हो गया।
अब बात करते हैं कि किसी वस्तु को हम कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, कैसे कोई आवेशित हो जाती है वस्तु। तो देखिए कोई वस्तु हो तो 3 तरीके से आवेशित होती है। पहला घर्षण द्वारा हो जाती है, दूसरा चालन द्वारा, और तीसरा प्रेरण द्वारा, ठीक है, प्रेरण द्वारा। तो ये दोनों टॉपिक तो हमको इंटर में पढ़ना है, इसलिए हम 10 वाले में नहीं पढ़ाएंगे। बात करते हैं किसी वस्तु को घर्षण द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा आप, किसी वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करना, ठीक है, आवेशित करना। किसी वस्तु को हम घर्षण द्वारा कैसे आवेशित करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कोई वस्तु पहले क्या होती है, ठीक है। देखिए कोई भी वस्तु हो, वस्तु क्या होती है, जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, फील कर सकें, उसे क्या कहेंगे, वस्तु। तो वस्तु किससे मिलकर बना होता है। देखिए वस्तु जो होता है वो पदार्थ से मिलकर बना होता है, पदार्थ। और पदार्थ जो होता है अणु से मिलकर बना होता है, अणुओं से, ठीक है। और अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम बात करते हैं परमाणु से, ठीक है। परमाणु क्या होता है, देखिए परमाणु ऐसे होता है, इसमें एक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक में होता है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो सभी में होता है। और देखिए यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, उदासीन, ठीक है, उदासीन। और जो हमारे पास प्रोटॉन होता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो धन आवेशित होता है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो ऋण आवेशित होता है, वो ऋण आवेशित, उसकी वैल्यू होती है ऋणात्मक, ठीक है। समझ में आया, इतना आपको आना चाहिए। तो देखिए कोई भी वस्तु हो तो हम देखिए कोई वस्तु को किस तरह आवेशित करते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु ए है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु बी है, ठीक है। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। मान लीजिए देखो कोई भी वस्तु हो वो परमाणु से मिलकर बना होता है, तो मतलब इस वस्तु में भी परमाणु होंगे, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्का लगाएंगे इसके चारों तरफ, इसके भी चारों तरफ, इसमें न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन चक्का लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया। तो दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो हम कुछ अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, तो वो जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं तो इस वस्तु के, किसी भी वस्तु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिलता है। जब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा तो ये चैन से नहीं बैठते हैं, ठीक है, ये उछलकर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वस्तु से दूसरे वस्तु में मान लीजिए ए से बी में प्रवेश कर गया, मान लीजिए इस पर पहले 10 इलेक्ट्रॉन था, इस पर मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए ए वस्तु से जब हम इसको रब किए, मतलब रगड़े, तो इसको ऊर्जा मिला, तो मान लीजिए इस वाले ए वस्तु से बी वस्तु पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर प्रवेश कर गए, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगी, इस पर आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगा, इसमें अधिकता हो जाएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक है, ऋण आवेशित, ये वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी, ठीक है। और जिस वस्तु से, ठीक है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इस पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को हो जाएगी कमी, इलेक्ट्रॉनों को हो जाएगी कमी, और यह वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित, धन आवेशित। इसका मतलब समझे, जैसे मान लीजिए हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक तो हमें पैसा दे देता है, मान लीजिए हम बैंक से लोन ले लिए 1 लाख रुपये हमें मिल गया, बट हमें उसका कर्जा भी देना है ना, उसका ऋण चुकाना है ना, इसलिए क्या हमारे पास पैसा है तो क्या हुआ, हम ऋण आवेशित हैं, ठीक है। इसलिए इसके पास 2 अधिकता हुआ क्या इलेक्ट्रॉनों की, तो ये भी ऋण आवेशित है। और जो देता है वो क्या हो गया, धन आवेश, बैंक हमें देता है तो धन आवेशित, क्योंकि सूद समेत लेगा ना अपना। उसी प्रकार से इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब ये धन आवेशित है, ठीक है, समझ में आया ऐसे। और यहाँ पर देख लीजिए एक और पॉइंट है कि मान लीजिए कभी कभी पूछता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो क्या इसके द्रव्यमान पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है, बस बहुत कम पड़ता है, ठीक है, ना के बराबर पड़ता है लेकिन पड़ता है। सो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि आवेश की गणना कैसे करते हैं, क्योंकि इससे ही अगला टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि इस पर Q बराबर N आता है, ये वाला सूत्र आएगा हमारे पास, Q बराबर N। सो इसकी बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं, आप इसका नोट्स बनाते रहिए, रब करते हैं हम, हेडिंग लगाइए, आवेश की गणना, आवेश की गणना। देखिए
उससे पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, आवेश की गणना से पहले मान लीजिए कोई वस्तु ए है, इसका नाम देते हैं ए वस्तु ए है, इस पर कोई आवेश क्यू है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना, ऐसे लिखना, माना वस्तु ए पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, ठीक है, अधिकता हो जाए, ठीक है, इस वस्तु ए पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाए, तो हमारे पास क्या जाएगा, तो हम इसका निकालेंगे मान, तो हमारे पास आ जाएगा Q बराबर 1E, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेना, माना वस्तु ए पर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाए, ठीक है, अधिकता हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा Q बराबर 2E के बराबर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम डाटा मानते जाएं कि 3 इलेक्ट्रॉनों की, 4 इलेक्ट्रॉनों की, 5 इलेक्ट्रॉनों की, मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता, तो Q बराबर 6E आ जाएगा। इस तरह अगर हम मान लेंगे, इसी प्रकार से मानेंगे, मान लेते हैं अभियंतर, ठीक है, मानेंगे, माना वस्तु ए पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये कमी लिखा है, ठीक है, कमी या अधिकता हो जाए, ठीक है, अधिकता हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक n इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा Ne, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, नहीं आया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q बराबर Ne। अगर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne, ऐसे लिख लेना, जहाँ n बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या लिखा है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमारे पास Q बराबर हो जाएगा आवेश, Q बराबर जहाँ आवेश है, और E का मान आप तो सभी जानते हैं, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, इतना होता है। इसमें सारी वैल्यू दिया है, आप बस पुट कर मान निकाल लेंगे, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं क्या होता है विद्युत धारा। हेडिंग लगाइए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, हमने क्या कहा था, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखिएगा कि किसी चालक में, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लिखिए, विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा लिखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट लगा लिखिए, इसे I से, छोटे वाले, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, आप इस तरह से भी इसको, अच्छा इसका दूसरा परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T, ये जी मत नहीं है, क्यूब है, I बराबर Q/T, ठीक है। तो इससे परिभाषा बनाएंगे कि किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहेंगे, किसी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र लिख लीजिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट लगाकर ये सारे मान आप लिख लेते रहिए, क्योंकि ये नोट्स बनाएंगे तो आपको ईजी समझ में आएगा। फिर अगला पॉइंट में लिखिए, इसका मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताओ, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर को ए से दिखाते हैं, ठीक है, एम्पियर को ए से दिखाते हैं। अगला पॉइंट में लगाकर लिखो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है। इसमें दिशा होता है बट ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है, इसे ये अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। यहाँ नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, ये अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, और क्या लिखवाएं आपको, सही तो है सब कुछ। अच्छा, विद्युत धारा का प्रतीक लिख लो, प्रतीक, यहाँ पॉइंट लगा कर लिखो, प्रतीक क्या होता है, प्रतीक, जिससे हम इस विद्युत धारा ऐसे एरो लगाकर प्रदर्शित करते हैं, इसे, इसका प्रतीक ये है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक परिपथ है, ठीक है, परिपथ, ये बैटरी लगा देते हैं, इसको ऐसे पूरा कर देते हैं परिपथ को, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से विद्युत धारा देखिए इसे ई, इसका मतलब ये ऐसे अगर परिपथ में कहीं रहेगा, इसका मतलब इसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आप इसमें बल्ब लगा दीजिए, सर्किट लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए, बट यहाँ पर अगर आप बल्ब लगा देंगे यहाँ मिटाकर, सो हमारे पास ऐसे, अब जैसे ही यहाँ पर अगर कुंजी लगा देंगे, इसको ऑन करेंगे तो ऐसे बल्ब जलने लगेगा, ठीक है।
तो अगर ऐसे एरो रहे तो इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, तो देखो ध्यान से, विद्युत धारा की दिशा आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि धन प्लेट से, ठीक है, धन प्लेट से इधर जा रही है ना विद्युत धारा, तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ये ऋण प्लेट है, विद्युत धारा यहाँ से आ रही है, तो धन से ऋण प्लेट की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिरोध और ओम के नियम के बारे में। तो बहुत ही वीडियो लेंथी हो जाता है, तो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब थैंक यू।